वो जगह मेघा के ससुराल बाड़मेर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, जहां एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये आधा तुझ पे गया है और आधा मुझ पे गया है। ये देख चंदा, मुझे तो लगता है पूरा तुझ पे ही गया है कमल। आगे वाला। सूरज नाम कैसा रहेगा इसके लिए? बहुत अच्छा नाम है, तू चंदा और ये सूरज। शायद हम कभी ना जान पाए कि तेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, पर हमें तो जीना है ना। तेरी माँ तुझसे और मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसने जो कुछ भी हमें सिखाया है उसी के सहारे आगे की जिंदगी काटनी है। हमें खुश रहने की कोशिश करनी है। भजन ने तो जिद बांध लिया लगा, दोबारा शादी नहीं करेगा। मगर जगत को एक माँ की जरूरत है, तथा जगत भी अपने ही घर का बच्चा है। राकेश और जगत हमारे लिए हमेशा बराबर होने चाहिए। हो सके तो जगत को भी अपना बेटा मानकर एक माँ का प्यार देने की कोशिश करना। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आप पे शक करती थी। सभी ने किया था लता, कुछ लोग तो आज भी करते हैं। मगर ये सब भूल जाओ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है। बस किसी दिन मेघा के उठाए इस कदम की वजह पता चल जाए तो अच्छा होगा। भूपेन गुलेरिया ने पहले अपने भाई और अब अपनी पत्नी से जो कहा था, क्या वही सच था? क्या मेघा गुलेरिया ने कदम सिर्फ इसलिए उठाया था ताकि वो सारी प्रताड़ना से दूर अपनी खुशियां ढूंढ सके, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? मेघा के इस कदम को उठाने के पीछे की वजह को ढूंढना आसान नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ एक गांव में एक 12 साल का लड़का इस बात का जवाब तलाश रहा था कि उसकी मां अचानक कहां गायब हो गई थी। बारह साल के रतन दागा को जीवन व्यापन करने के लिए चाय की दुकान पर काम करना पड़ रहा था, पर हर दिन बिना भूले जब भी उसे काम से और स्कूल से फुर्सत मिलती, वो कविपुर गांव के आसपास जाकर लोगों से पूछता कि क्या किसी ने उसकी मां को देखा था। वो हाईवे के किनारे इसी आस में घंटों इंतजार करता रहता था कि जिस रास्ते से उसकी मां अचानक चली गई थी, उसी रास्ते से एक दिन वो लौट आई। बेटा रतन, कविपुर का कोई भी घर तेरा अपना घर है। तू सबको अपना परिवार समझ। तू ना अपने खाने की चिंता कर और ना अपने पढ़ाई की। बेटा, सरपंच होने के नाते मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी जिम्मेदारी हम लोग अपने बच्चे की तरह निभाएंगे, ठीक है? और हाँ बेटा, जैसलमेर के आसपास जितने भी गांव है ना, सभी गांव में हमने तेरी माँ को बहुत खोजा, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिली। तू फिक्र मत कर, जैसे ही किसी को कोई भी खबर मिलेगी ना, वो हमें तुरंत आकर बता देगा, ठीक है? रतन के पिता को रोड एक्सीडेंट में खोने के बाद गीता दागा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो अपने पति की मौत के सच को कभी नहीं मान पाई थी। उसे अब तक यही आस थी कि उसका पति कभी ना कभी घर वापस आ जाएगा। वो हाईवे के किनारे इसी उम्मीद में अपने पति की राह देखती रहती थी। अपने मृत पति की तलाश में वो अक्सर यहां वहां भटकती रहती थी, और लगभग हर दिन रतन अपनी मां को गांव के हर कोने में खोजता। वो उसे किसी कोने में पड़ी हुई मिलती और रतन उसे फिर से घर वापस ले आता। लेकिन साल 2003 में एक दिन रतन ने पूरा गांव छान मारा, पर उसे उसकी मां कहीं नहीं मिली। पर उसने ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी कि कभी ना कभी उसकी मां को घर का रास्ता याद आ जाएगा, या फिर एक दिन वो खुद अपनी मां को ढूंढ लेगा और उसे घर वापस ले आएगा। लेकिन रतन अपनी मां का पता नहीं लगा पाया। कहीं ना कहीं रतन दागा की तकलीफ और भजन गुलेरिया और उसके बेटे जगत गुलेरिया की तकलीफ के तार जुड़े हुए थे,
और साथ ही जुड़ी थी मेघा गुलेरिया की कहानी कि आखिर उसने क्या और क्यों किया था। और यह कहानी तब शुरू हुई थी जब भजन गुलेरिया अपनी पत्नी मेघा को जानता भी नहीं था। कमल धीरे, कमल क्या कर रहा है? कमल धीरे कर, कमल रोक, साइकिल रोक। मैंने कहा ना साइकिल रोक। दोबारा ऐसा किया ना तो तेरी साइकिल पे बैठूंगी नहीं मैं। रोज रोज इतना चिल्लाती रहती है, कभी गिराया तुझे मैंने? पर मुझे डर लगता है ना। अच्छा सुन, घर पे कल बोल देना स्कूल से पिकनिक के लिए फोर्ट ले जा रहे हैं, फिर घूमने चलेंगे। 3 बार पहले भी यही बहाना बना चुकी हूँ। फिर से कहूंगी तो माँ पूछेंगी कि तुम्हारे स्कूल वालों को फोर्ट के अलावा और कोई जगह नहीं मिलती क्या? अच्छा, बालोतरा चलते हैं फिर। सुबह स्कूल से छुट्टी मारेंगे, बस से जाएंगे, दिन भर घूमेंगे और शाम को वापस। तू एक काम कर, तू अपनी माँ को बोल मेरे घर पे आ और मेरा हाथ मांग ले, फिर बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान जाएगी माँ? अगर नहीं मानी तो? तू भागेगी मेरे साथ? कमल, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। तू पहले बात तो कर, उनको मेरे घर भेज तो सही, फिर देखेंगे ना, बात होगी। फिर अगर माँ ने मना किया तो तब का तब देख लेंगे। ठीक है। माँ, हाँ, ये लड़का है, भजन नाम है। मेघा देख जरा, रिश्ता है तेरे लिए। देखने में तो थोड़ा अच्छा लगे। माँ, परिवार भी बहुत अच्छा है, बरमेर में जमीन है इनकी। लड़का 22 साल का है। हमारे चरण भाषा ने रिश्ता बताया है। मैंने मेघा का फोटो भिजवा दिया उनके हाथ। माँ, लड़के का फोटो देखते ही मैंने चरण भाई को बोल दिया कि लड़का हमें बहुत पसंद है। अब अगर वो मेघा को देखना चाहते हैं तो अगले इतवार को घर आ जाए। मेघा देख जरा, लड़का कैसा लगा? अच्छा है ना? सबसे पूछ लिया मैंने, किसी को नहीं पता कमल कहाँ गया है। उसकी माँ से पूछा क्या? अरे उनसे भी पूछा, लेकिन उनको भी नहीं पता वो कहाँ गया है। देवा बता ना, वो किसी काम वाम के लिए गया है? कोई फोन नंबर दिया है क्या तुझे? नहीं रे, होता तो बताता नहीं क्या। अरे मेघा बेटा, कैसी है तू? तेरी माँ ने बताया तुझे देखने के लिए रविवार को लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ काकी, वो कमल की कुछ किताबें थी मेरे पास, उसको लौटानी थी। दे दो मुझे, वो आएगा ना तब मैं देती हूँ उसे। हाँ काकी, वो हफ्ते भर पहले कमल ने भी मुझसे कुछ किताबें ली थी। 5 दिन हो गए, वो स्कूल नहीं आया ना, कब तक आएगा वो? ये तो वही जाने बेटा। जोधपुर गया है अपने चाचा के घर किसी काम से। 5 दिन में आऊँगा ऐसे कहा था मुझे, लेकिन अभी तक नहीं आया। मेघा को पहली नजर देखते ही भजन गुलेरिया को उससे प्यार हो गया। लेकिन मेघा किसी से नहीं कह सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है। भजन गुलेरिया के साथ शादी तय हो जाने के बाद भी मेघा ने कमल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया, पर कमल का कोई अता पता नहीं था। अब जब हमारी शादी हो ही गई है तो तुमको एक सच बताता हूँ। असल में मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, तो माँ बापू और भूपेन भैया जबरदस्ती कसम देकर मुझे ले गए थे तुम्हें दिखाने। मैं तो शहर जाकर काम करना चाहता था, पर सच कहूँ तो जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन ही बदल गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। माँ बापू को तुम नहीं अच्छी लगी तो मैं अड़ जाऊंगा। तुमसे तो पूछा नहीं, शायद पूछते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या मैं तुमको पसंद आया? मेघा, भजन इतना खा नहीं पाएगा जितना तुम उसकी थाली में डाल रही हो।
मेघा चौहान अब मेघा गुलेरिया बन चुकी थी। उसने ना सिर्फ इस शादी को स्वीकार कर लिया था, बल्कि वो इस शादी से खुश भी थी। मत जाओ ना, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मेघा, मैं तेरे और जगत के लिए तो जा रहा हूँ ना। वहाँ पे अच्छा काम करूँगा, 4 पैसे कमाऊँगा। यहाँ पे जितना है हम उसमें खुश है। मत जाओ ना। दिल्ली बड़ा शहर है, करने को बहुत सारा काम है, और काम दिलाने में तेरा भाई गुंजन भी तो मदद कर रहा है ना। भजन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेघा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू अकेले थोड़ी है घर में, सभी तो हैं। माँ है, बापू है, कंचन है, लता भाभी है, और भूपेन भैया भी तो हैं। देख, मैं दिल्ली में यहाँ से कई गुना पैसा कमाऊंगा, और फिर तुझे और जगत को बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा। भजन बस यही सोच सकता था कि उसके दिल्ली जाने की वजह से मेघा दुखी थी। मेघा किसी भी हालत में उसे सच नहीं बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो किस दुविधा से गुजर रही थी। सूरज, जवाब क्यों नहीं दे रहा? तूने दूध पी लिया? पहले दूध पी, चल खत्म कर सब। देखो उसमें मक्खी है। नाटक मत करो, थप्पड़ मारूंगी। खत्म करो। क्यों पिलाते हैं मम्मी? इतना गंदा होता है कि तेरे सेहत के लिए अच्छा है। अब पूरा खत्म कर। मम्मी पापा कब आएंगे? पता नहीं, पूछ के बताऊंगी। पापा हर बार बाहर जाते, टूर पे जाते, और उनको टाइम नहीं होता कि कब वापस आएंगे। अगली बार टीचर बुलाएंगे और आप दोनों को आना है। ठीक है, चलो अभी। वैसे पापा काम क्या करते हैं? बताया ना तुझे, तेरे पापा सेल्स में है। पापा ऑफिस में काम क्यों नहीं करते? बाकी सबके पापा ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, हर शाम को लौटते हैं। पापा की तरह हमेशा बाहर नहीं रहते। चुप कर, हर वक्त बकवास करता रहता है। अब चल, तेरी बस निकल जाएगी। उनको बोल देना। क्या हुआ चंदा, इतना चिल्ला क्यों रही है? तो और क्या करूँ, तू बता। कमल, सूरज बड़ा हो रहा है, तेरे बारे में सवाल करता रहता है कि तू कहाँ है, तू घर क्यों नहीं आता। उसके सारे दोस्त के पापा घर वापस आते हैं। दिन भर तुझे याद करके वो अपने दोस्त के पापा के बारे में बात करता रहता है। चंदा तो समझाओ उसको, मैं काम में फंसा हुआ हूँ। बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा वापस। कमल, मैं सूरज की परवरिश अकेली नहीं कर सकती। हम दोनों को यहाँ पे तेरी जरूरत है। चंदा, मैंने एक बार कहा ना, मैं आ जाऊंगा वापस, काम में फंसा हुआ हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं तुम दोनों को छोड़ के भाग जाऊंगा? तुम दोनों के बिना जी सकता हूँ क्या मैं? लड़के के घर वालों से बात हो गई। हम लड़के को एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं। कंचन को 2 लाख के गहने देंगे जो लड़के वालों के घर जाएंगे। साथ में 2 लाख नकद भी देंगे, और उनके मेहमानों का ख्याल तो हम रखेंगे। भजन, तू सुन रहा है? हाँ, आप कैसे भी करके कंचन की शादी तय कर दीजिए। मेरे बाद जो कुछ भी होगा मैं दे दूंगा। भजन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है? जगत को देखा, बड़ा हो गया वो, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और अब तो वो भी सब कुछ भूल चुका है। तू क्यों नहीं भुला पा रहा? ना तू ठीक से खाता है, ना अपना ख्याल रखता है। मैं काम करने जा रहा हूँ। एक भजन, जो कुछ भी हुआ उस तकलीफ से गुजरना सबके लिए मुश्किल था। ये जो लड़का है ना पंकज, बड़ी मुश्किल से हाँ कहा है उसने कंचन से शादी करने के लिए। उसने या उसके परिवार ने अभी तक तेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही तेरी बीवी के बारे में। मुझे डर है कि तेरी ये हालत देखकर वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और फिर हमें जवाब देना होगा, और फिर कंचन की शादी का क्या होगा? आप फिक्र मत करो भैया, मैं उन लोगों के सामने आऊँगा ही नहीं। अब बस कैसे भी करके कंचन की शादी पक्की कर दो। बाकी जगत को आप और भाभी अपने बच्चे की तरह पाल ही रहे हो। मगर भजन, जगत तेरा लड़का है, उसे तेरी जरूरत है जिंदगी में आगे रास्ता दिखाने के लिए। सब कुछ भूलकर एक बाप का फर्ज अदा कर,
क्योंकि पिछले 13 साल से तू जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है वो तुझे कभी मिलने नहीं वाला। मेघा ने अपनी जान क्यों ली है हमें कभी पता नहीं चलेगा। सच तो ये है कि मेघा अब नहीं रही, और अगर किसी दिन इसकी वजह तुझे पता भी चल जाए तो उससे क्या होगा? क्या तेरे मन को शांति मिलेगी? ये पकड़, अपने लिए अच्छी साड़ियाँ ले लेना और सूरज के लिए भी अच्छे कपड़े, और तेरे लिए नया मोबाइल लाया हूँ। इस बार कहाँ डाका डाला कमल? चैन से खाना खाने दे चंदा, 2 हफ्ते बाद घर का खाना मिला है। सूरज को मैं क्या कहूँ कमल? झूठ बोलना पड़ता है उसे कि उसके पापा सेल्समैन है इसलिए बाहर जाते हैं। क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा? मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या होगा अगर उसको पता चलेगा कि उसके पापा सेल्समैन नहीं चोर है? कमल तू ये सारी काम छोड़ क्यों नहीं देता? कुछ आम लोगों वाला काम करते हैं ना। कहने में बहुत आसान लगता है, कुछ और काम करूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे क्या? न तेरी जरूरतों का ख्याल रख पाऊंगा न सूरज की। और अगर सूरज को पता चल गया तो? कैसे पता चल जाएगा? हाँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, पुलिस को आज तक पता नहीं चला है। हाथों में सफाई है मेरे, एक रिकॉर्ड नहीं है मेरा पुलिस के पास। खामखा ही डर रही है। डर लगता है मुझे कमल, बहुत बार ये सपने में आता है। जब भी ये दरवाजे की बेल बजती है ना, ऐसा लगता है कि मैं दरवाजा खोलूंगी और पुलिस आएगी सामने और तुझे पकड़ के ले जाएगी। और सूरज बार बार ये सवाल पूछेगा कि हमने ये सब क्यों छिपाया उससे। कमल एक बार सोच के देख ले, कुछ अच्छे से चल रहा है, सूरज की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? अगर तू पकड़ा गया तो क्या कहेंगे उसे लोग? चोर का बेटा। 13 साल हो गए, आज तक पता लगा है किसी को कि तू चंदा नहीं मेघा है? 13 साल हो गए, किसी को पता लगा है तू मरी नहीं जिंदा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं लगी, इतनी छोटी सी बात पता लग जाएगी। बहुत संभल के काम करता हूं मैं, बहुत होशियारी से, हमेशा से ही। पहले भी तूने बोला था हम पकड़े जाएंगे, हुआ है क्या ऐसा कुछ? हाँ, अरे जीते, आप भी रुक जाते दामाद जी। अरे नहीं, बहुत काम है, तो आपने कहा मेघा और जगत को छोड़ दूं इसलिए ले आए हैं। अब मेघा आई है यहाँ तो कम से कम 2 हफ्ता रुकने दो उसे। हाँ ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बस ठीक है। कोई 2 हफ्ते नहीं, 4 दिन में लेने आऊंगा, तैयार रहना। तुम माँ से क्यों नहीं बोला? अभी नहीं जाओ? अरे उनका मन भी रखना पड़ता है ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जाऊँ? देख अगर नहीं बोलेगी तो नहीं जाऊँगा फिर। भैया और बापू अलग से 4 बात सुनाएंगे कि छोरी की शादी क्या हो गई, जोरू का गुलाम हो गया एकदम, काम धंधा ही छोड़ दिया। ठीक है जाओ, पर आ जाना 4 दिन में। कैसी है तू? तू अब तक नाराज है? मैं आया था तुझसे माफी मांगने, पर तू बाड़मेर में थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां आने की। मैं जब भी गांव आता हूँ तेरा ही इंतजार करता हूँ कि तू कभी तो गांव आएगी। अब क्यों आया है कमल? जो हो चुका है वो हो चुका है। सब मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं था तेरे साथ क्या चल रहा है। मैंने वापस आने में देर कर दी। देर नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। सब खत्म हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर चुकी हूँ। वो गांव के बाहर का घर याद है ना तुझे? कल इंतजार करूंगा मैं तेरा वहां। जो तू मुझे भूल चुकी है तो मत आना, नहीं तो बस आकर माफ कर देना मुझे।
यकीन था मुझे तू आएगी। नहीं कमल, मैं किसी और की पत्नी हूँ, माँ हूँ मैं एक बच्चे की। मेघा, मुझे पता होता तेरे साथ क्या चल रहा है तो मैं उस समय ही तुझे भगा के ले जाता। पर अब इस सब का क्या फायदा कमल? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पर अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में कमल। पति है मेरा जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे भुला पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ कमल। पर मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ, कभी भूल ही नहीं पाया तुझे। जब मैं तुझसे मिलने आया ना तब तेरी शादी हो गई थी। पर अब इस सब का क्या फायदा कमल? मेरा एक अलग परिवार है। जहाँ मैं तुझे माफ कर देती हूँ कि तू नहीं आ पाया, मान लिया कि तू फंस गया कहीं पे, पर अब मैं खुश हूँ कमल और पुराना कुछ भी याद नहीं करना चाहती। मैं बस यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि शादी के बाद तुझसे बात नहीं हो पाई, पर अब दोबारा नहीं आऊंगी और तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। बस इतना बता दे, तू मेरा प्यार भूल चुकी है या अब भी प्यार करती है मुझसे? बोलना इतना आसान होता ना, तू कभी आती ही नहीं यहाँ। कमल, मैं तुझसे बहुत पहले प्यार करती थी, पर हाँ, मैं भुला नहीं सकती। तू वो पहला इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था। वो पहला इंसान जिसे तूने किस किया था, जिसके साथ तू रहना चाहती थी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। किस्मत हमारे साथ नहीं थी। जब तुझे मेरी जरूरत थी मैं था ही नहीं। पर क्या उस गलती की वजह से हम दोनों एक दूसरे को हमेशा कोसते रहेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या उस गलती की सजा मुझे जिंदगी भर मिलनी चाहिए? मैं नहीं बदला हूँ मेघा, मैं वही कमल हूँ जो तुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है तो वही मेघा है जो मुझे बेहद प्यार करती थी। मेघा, हमारी मंजिल पहले भी एक थी, आज भी एक है और हमेशा ही एक रहेगी। कमल, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो सबसे बड़ा धोखा तो खुद को दे रही है। कमल, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तू मुझसे प्यार करती है। मैं अपना खुद का सामना नहीं कर पा रही हूँ कमल। तुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ना तुझे उस वक्त छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। हम एक नहीं हो सकते कमल। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पाप कर रही हूँ। कमल, मैं बार बार तुझसे मिलने नहीं आ सकती। भजन मुझ पे शक नहीं करता, पर मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। तू मेरे साथ चलेगी हमेशा के लिए, अपने पति को छोड़कर, सबको छोड़कर? नहीं कमल, बिल्कुल नहीं। नहीं चल सकती मैं। भजन को बहुत तकलीफ होगी। और जगत का क्या होगा? यही छोड़ दे जगत को, वो उसका बेटा है, वो संभाल लेगा उसको। नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेघा। 5 साल हुए हमें एक दूसरे को देखे हुए, बात तक नहीं की थी, और अब देख सिर्फ 2 महीने हुए हमें मिले हुए, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। हमारी किस्मत में मिलना ही लिखा है, नहीं तो हम ऐसे मिलते ही नहीं। नहीं कमल, हमारे पास एक मौका था साथ में होने का, लेकिन तू तब नहीं था। मौका भी है मेघा, मैं गलती दोबारा नहीं कर सकता। पर ऐसा कैसे होगा कमल? होगा मेघा, मैंने सब कुछ सोच रखा है। अगर तू मर जाए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये तू क्या कह रहा है? मेरे पास एक प्लान है। वो देवा याद है तुझे? मेरा एक और दोस्त है सुधीर, मेरे साथ ही काम करता है। मैंने उनसे बात की है, हमें किसी और को मारकर सबको ये दिखाना होगा कि वो मेघा की लाश है। लेकिन अगर किसी को मारा तो पता चल जाएगा कि खून हुआ है, और फिर पुलिस जांच करने आ जाएगी, और जांच करके पुलिस आज नहीं तो कल तुझ तक पहुंच ही जाएगी। यार मुझे मेघा चाहिए। अब वो ऐसे अपने पति को छोड़कर तो आने से रही, उसे बेइज्जती का बहुत डर है। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि वो मर चुकी है तो मैं उसको मना लूंगा। तो फिर कुछ सोचते हैं। इसके लिए हमें उसके जैसी एक औरत को ढूंढना पड़ेगा। ये मर गई है, ये यकीन दिलाने के लिए हमें किसी को तो मारना ही पड़ेगा, तभी सबको यकीन होगा। सही कह रहे हैं। हफ्ते भर सोचने के बाद ये तरकीब दिमाग में आई है, और देवा को तो एक औरत भी मिल गई है
इसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे तू मरी है। वो देख, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। यहाँ वहाँ इधर उधर सड़क हाईवे पूरे गांव भर में घूमती रहती है अपने मरे हुए पति की तलाश में। बेचारी जिंदगी से बहुत परेशान है। अब इसे मारकर हम इसे मुक्ति दे सकते हैं। मेघा, तुझे खामोश रहकर सिर्फ ऐसे दिखाना है जैसे तेरे पति और सास ससुर को लगे कि तू परेशान है। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। आसपास वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ससुराल में तेरे साथ कुछ हो रहा है और तू बोल नहीं पा रही है। ऐसा जैसे ससुराल वाले तेरे ऊपर दहेज को लेकर के जुल्म कर रहे हैं, तुझे मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। और थोड़ा ऐसा भी लगना चाहिए कि ससुर और जेठ तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। जब भी तेरी माँ का फोन है ना, तो तू ऐसे बात कर जैसे तू परेशान है और अपने सास ससुर से खुश नहीं है। भजन दिल्ली जा रहा है गुंजन भैया के साथ काम करने के लिए, ताकि मुझे और जगत को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। और मैं यहाँ। फिर तो ये और भी अच्छा मौका है। हम ऐसा दिखाएंगे जैसे तूने आत्महत्या की है। तुझे पता है, देवा मुझे बता रहा था अगर 7 साल के अंदर लड़की के साथ दहेज को लेकर कुछ हो जाए ना, तो ससुराल वाले लंबे समय के लिए अंदर जाते हैं। पर कमल, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। तो मैंने कौन सा बुरा किया है मेघा, जो मैं तेरे बगैर जिंदगी बिताने की सजा काटूं? देख मेघा, हमें एक मौका मिला है, हम ये मौका गवा नहीं सकते। मान जा, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ हो सकते हैं मेघा। और ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है। ये सब सोचकर ये मौका बर्बाद मत कर। सुनो, सुनो। मुझे माफ़ कर दो भजन, माफ़ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। मेरे पति को देखा क्या तूने? हाँ मैंने देखा ना। कहाँ देखा है? अरे उधर है, चल चल। अच्छा, चल मुझे नहीं चल चलेगा। बताता हूँ। हाँ, आजा। जल्दी चल चल। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से भजन को सेकंड स्टेज का कैंसर है। क्या कहा आपने? सेकंड स्टेज कैंसर? क्या मतलब है इसका? सेकंड स्टेज कैंसर मतलब आप लोग बस इतना समझिए कि भजन की हालत ठीक नहीं है, उसे तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाइए। मैं एक नोट लिख के देता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर को दे देना। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? देखिए, उन्हें इलाज की तुरंत ज़रूरत है। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, आगे जाकर देर मत कीजिए। 15 सालों से भजन अंदर ही अंदर मर रहा था, या ये कहें कि वो खुद को मार रहा था। इस सवाल के जवाब में कि मेघा ने अपनी जान क्यों ली।
15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी रतन दागा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मां गीता दागा कहां चली गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। क्या भजन गुलेरिया और उसके बेटे जगत गुलेरिया को कभी मेघा की सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा? क्या रतन दागा को कभी उसकी मां के लापता होने की हकीकत का पता चल पाएगा? किस्मत के कारण यह अपराध एक लंबे समय तक सामने नहीं आ पाया था, लेकिन इसका खामियाजा कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा था। लेकिन 2018 में किस्मत एक बार फिर पलटने वाली थी और 15 साल पहले हुआ जुर्म अब सबके सामने आने वाला था। ध्यान से देखिए जितेंद्र, तीनों में से किसी को जानते हैं? इन तीनों में से कभी कोई आपकी दुकान पर आया हो? नहीं सर, इनमें से कोई भी कभी भी मेरी दुकान पर मैंने पहले नहीं देखा। गनीमत समझिए सर कि मेरी दुकान में एक छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा था जिस पे इन चोरों की नजर नहीं पड़ी। क्या हुआ? जी सर देखिए, मेरी दुकान के दोनों सीसीटीवी कैमरे, दोनों के तार काट चुके थे वो लोग। और तो और सर, वो जो सीसीटीवी के साथ रिकॉर्डिंग मशीन आती है ना, वो भी चुरा के चोर अपने साथ ले गए। मतलब आपकी दुकान का अच्छी तरह से मुआयना किया गया। हो सकता है कि आपकी दुकान का कोई वर्कर भी इसमें शामिल हो। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और छुपा हुआ सीसीटीवी जिसमें सेल्फ रिकॉर्डिंग हुआ है सर। इस रिकॉर्डिंग में तीनों चोर के चेहरे साफ साफ नजर आते हैं। चोरों को तो नहीं पता था कि यहाँ छिपा हुआ सीसीटीवी है, लेकिन मेरे सारे वर्कर्स जानते थे। और अगर सर मेरे वर्कर्स मिले हुए होते तो ये सीसीटीवी भी गायब हो जाना चाहिए था ना। सर, इन तीनों की फोटो जोधपुर के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही। कोई नहीं पहचानता इन तीनों को। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से भेजना, पूरे राजस्थान राज्य में भेजना। इतनी सफाई से चोरी की है उन लोगों ने। नए बंदे तो नहीं लगते, कहीं ना कहीं कोई केस तो जरूर होगा उनका। और अगर बाहर की भी गैंग हुई तो भी पता चल जाएगा। ठीक है सर। पूरे राजस्थान के किसी भी थाने में तीनों में से किसी एक की भी हिस्ट्री नहीं है? नहीं सर, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब सर समझ नहीं आ रहा कि चोर बाहर के स्टेट से आया था क्या। वैसे मैंने उनकी डिटेल्स दिल्ली और एमपी में भी भेज दी है। आसपास के दुकान से भी कोई फुटेज नहीं मिला? वैसे सर इस तरह की चोरी के केस पहले भी सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी वायर को काटा गया, पीवीआर मशीन को लेकर चले गए, लेकिन सर वहाँ कहीं भी कोई छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसी वजह से चोरों की फुटेज सामने नहीं आई। फिर तो पक्का कोई मजा हुआ गैंग है जो काफी सफाई से अपने काम को अंजाम दे रहा है। पहली बार सामने आया। कैसे भी हो, इन्हें पकड़ना है। कई सालों की चोरी का हिसाब मिलेगा इनसे। अंदर आओ साहब। उस्मान, आजा आजा। कोई टिप मिला क्या? साहब हाँ भी और नहीं भी। मतलब मुझे और ना मेरे बंदों को इन तीनों की कोई हिस्ट्री का पता ही नहीं चला, लेकिन इनमें से एक बंदा है, इसका पता चला है। इसका नाम है कमल राजपूत। अपना एयरपोर्ट रोड साइड इसका घर है। मैंने डबल चेक किया साहब, ये बंदा कमल राजपूत ही है। घर में बीवी रहती है जिसका नाम है चंदा राजपूत। छोटा बच्चा है सूरज। बाकी इसका अगला पिछला सब पता कर रहा हूं मैं। चंदा राजपूत, चंदा राजपूत। डर लगता है कमल, बार बार सपने में आता है। जब भी ये दरवाजे की बेल बजती है ना, ऐसा लगता है कि मैं दरवाजा खोलूंगी और पुलिस आएगी सामने और तुझे पकड़ के ले जाएगी। चंदा राजपूत जी। ये तुम्हारा पति कमल राजपूत है? वो बाहर है सर। कहाँ बाहर गया है? और ये फोटो में जो दो लोग हैं वो कौन है तुम्हारे पति के साथ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारे पति ने इस बार ज्वेलरी शॉप में डाका डाला है। इसके पहले और कहाँ कहाँ डाका डाला उसने? सर मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। सर वो घर के अंदर नहीं छुपा है। ठीक है, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तुम चलोगी, पीछे पीछे तुम्हारा पति भी आ जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, क्या काम करता है। सर मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, मुझे घर पे रहना होगा। क्या उम्र है तुम्हारे बेटे सूरज की? सर वो 13 साल का है। हमारा एक कांस्टेबल तुम्हारे पड़ोसी के साथ यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही तुम्हारा बेटा सूरज आ जाएगा उसे लेकर थाने आ जाएगा। तुम चलो। नहीं नहीं सर, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। आप चाहे तो अपना एक कांस्टेबल यहाँ पे रख दीजिए ना। जैसे ही मेरा सूरज यहाँ पे आता है ना, मैं आपके थाने आ जाऊंगी। तुम माँ बेटे को पता था कमल चोरी का काम करता है? नहीं सर, हमें नहीं पता था। तुम्हारा पति कमल ये जोधपुर का है? हाँ सर, यही का है। उसका फोन बंद आ रहा है, कहाँ है वो?
सर मुझे नहीं पता। सर, इनका बेटा सूरज बोल रहा है कि उसके फादर सेल्समैन है, कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। सेल्समैन? कैसा सेल्समैन? चंदा राजपूत? सर मुझे नहीं पता। चंदा, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? सर मुझे पता है कि वो काम करता है, लेकिन क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, मुझे नहीं पता। 13 साल का लड़का है तुम्हारा। 14 साल पहले शादी हुई थी ना? जी सर। सच बोल रही हो? इसमें भी कोई गड़बड़ है? नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने बताया तुम्हारा पति कमल यहाँ जोधपुर का है, तुम भी यही की हो? जी सर। जोधपुर में कहाँ की? मायका कहाँ पर है तुम्हारा? और मायके में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे तुम लोग पैदा हुए थे कि आसमान से टपके थे? तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पति का भी कोई नहीं है। उसका फोन बंद आ रहा है, वो क्या काम करता है तुम्हें भी नहीं पता, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ ये 2 आदमी कौन है। हम जानते हैं चंदा राजपूत, तुम्हें सब कुछ पता है। पूरे 26 लाख के गहने चुरा कर भागा है तुम्हारा पति, इसके पहले भी चुराए होंगे। सच सच बताओ। सर मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सलाम साहब, ये चंदा झूठ बोल रही साहब। इसका पति कमल राजपूत जैसलमेर के रूपनगर गांव से है, और वहीं पर उसकी मां मनीषा राजपूत भी है। इसकी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है साहब। अपना घर छुपाने की क्या जरूरत थी इसे? मुझे लगता है कि इसके पति के बारे में ये बहुत कुछ जानती है और बता नहीं रही। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तेरे लिए सबसे बड़ा काम है कमल राजपूत के दोनों साथियों का पता लगा। मुझे नहीं खाना है और मुझे स्कूल भी नहीं आना है कभी भी। मम्मी पहले मुझे ये बताओ, नीचे पुलिस क्यों खड़ी है? पापा ने चोरी की, सब कह रहे हैं। बेटा मुझे नहीं पता, उनका फोन नहीं लग रहा है मुझे। आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी सच बोलो, पापा ने चोरी की है, वो चोर है। चुप क्यों, बोलो ना। ये आपका बेटा कमल है? हाँ, ये मेरा बेटा कमल है। इस वक्त कहाँ पर है ये? पता नहीं साहब। ये देखिए, ये दोनों आपके बेटे के साथी हैं। बता सकती हैं कौन है ये दोनों? ये दोनों तो उसके दोस्त लग रहे हैं। देवा और सुधीर नाम है इन दोनों का। लेकिन आप लोग मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? चोरी की आपके बेटे ने। 26 लाख रुपए के गहने लेकर गायब हुआ है, और इसके पहले भी कई बार की होगी। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। कितने साल हुए मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं। क्या चल क्या रहा है तुम्हारी फैमिली के बीच में? उधर तुम्हारी बहू चंदा कह रही है कि कमल का कोई परिवार ही नहीं है। तुम लोग आपस में बात नहीं करते हो क्या? देखिए, मैं किसी चंदा को नहीं जानती, और मुझे ये भी नहीं पता कि कमल ने शादी कर ली है। तब तो आप अपने पोते सूरज को भी नहीं जानती होंगी। कमल को देख के 15 साल हो गए। 15 साल पहले वो गया, आज तक नहीं लौटा। वो ना कोई चिट्ठी भेजी और ना ही कोई फोन किया उसने। मुझे ये तक नहीं पता कि उसने किसी चंदा नाम की लड़की के साथ शादी किया और उसका एक बच्चा भी है। चंदा के सामने बिठा के जब सवाल जवाब करूंगा ना, तो पता चल जाएगा क्या जानती है और क्या नहीं। अरे तुम्हारा बेटा कमल कहाँ पे? ये है चंदा। क्यों, इसका और भी कोई नाम है? हाँ साहब, ये हमारी गांव की मेघा है, गायत्री की बेटी। लेकिन ये तो 15 साल पहले मर चुकी है। मेघा 15 साल पहले मर चुकी है? हाँ साहब, ये मेघा चौहान है। शादी के बाद ये मेघा गुलेरिया बन गई थी। 15 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली। ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे उससे, इसलिए मिट्टी का तेल छिड़ककर उसने खुद को जला दिया। ये मेरे बेटे की पत्नी कैसे हो सकती है? आप लोग पक्का इस मेघा से मिले हो? ये आपकी बेटी मेघा है? मेघा भाभी जिंदा है? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस ने तो यही बताया। उसने अपना नाम भी बदल दिया था, चंदा बन गई है वो। फिर कोई मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है भैया? कमल राजपूत और उसके दोनों साथी देवा और सुधीर जैसलमेर में ही छुपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला। इनके पास से लूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बरामद हुआ, लेकिन इस लूट से बड़ा वो अपराध था जो 15 साल पहले हुआ था।
ये देखिए सर, बाकायदा कोर्ट में केस चला है सर। भजन गुलेरिया के पिता रणछोड़ गुलेरिया, माता पार्वती गुलेरिया और बहन कंचन गुलेरिया, ये तीनों ही जेल में थे सर। लेकिन कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। सबूत ना होने की वजह से, और वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो उन लोगों ने कभी किया ही नहीं था। मुझे किसी से नहीं मिलना है, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते ऐसे भी। हाथ छोड़, मैंने कहा ना मुझे किसी से चंदा, मेरी बात सुन। देखो, तुम्हारे पति को कैंसर है। पिछले 15 सालों से वो सिर्फ यही जानने के लिए तड़प रहा है कि तुमने आत्महत्या क्यों की। उसके माँ बाप मर चुके हैं, तुम्हारी माँ भी आई है, एक बार चल के मिल लो। देखिए, मैं अपना जुर्म मान चुकी हूँ। कमल के साथ मिलकर मैंने जो भी किया सब बता चुकी हूँ। अब मुझे उन लोगों में से किसी से नहीं मिलना है। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी जिंदगियां खराब कर दी हैं तुमने? हाँ, इतने सालों से खामोश बैठी रही, और आज जब मिलने का टाइम आया तो बोल रही किसी से नहीं मिलना, किसी का सामना नहीं करना है। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी को नहीं देखना है मुझे। किडनैपिंग के केस पर क्या हुआ? सर, मैं रतन दागा। आपने फोन किया था, आप मेरी माँ के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या पता चले आपको? हाँ रतन, बैठो। जी सर। रतन, हमने पता किया 15 साल पहले तुम्हारी माँ को मार दिया गया था और उन्हें जलाकर मारा गया, और इस काम को एक कपल ने मिलकर अंजाम दिया क्योंकि वो साथ में भागना चाहते। तुम्हारी माँ की लाश को उस औरत की लाश बताकर ये साबित करना चाहते थे कि उस औरत ने आत्महत्या कर ली, ताकि सबको यही लगे कि वो भागी नहीं, मर गई। मेघा गुलेरिया नाम था उसका। देखिए, वो आप लोगों में से किसी से नहीं मिलना चाहती। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। उसने कबूल किया है कि कमल राजपूत के साथ मिलकर उसने एक मानसिक रूप से बीमार औरत को मारा था, ताकि लोगों को ये लगे कि वो खुद मर गई है। अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन आप में से किसी से मिलने की इच्छा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ दामाद जी, मुझे माफ कर दे। रहने दीजिए माँ जी, उसने सिर्फ हमको ही नहीं, आपको भी अंधेरे में ही रखा था। अंधेरे में नहीं पापा, माँ ने हम सबके पीठ पे छुरा घोपा है, छुरा। अरे अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं किया माँ ने, किस किस को मार दिया, दादा को, दादी को, इन सबकी हत्या की है। माँ को नहीं मिलना है ना तो ना मिले, लेकिन एक बार मुझे उससे मिलना है, एक बार उसका चेहरा देखना है मुझे। वो चेहरा देखना है जिसने शायद नीचे गिरने में एक नई मिसाल कायम की है। इस केस के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। 13 साल के सूरज के लिए इस पर भरोसा कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसे उसकी दादी यानी कि कमल की मां के पास छोड़ दिया गया। कमल राजपूत, देवा, सुधीर और मेघा गुलेरिया पर गीता दागा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B और सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए धारा 201 के चार्जेस भी लगाए गए हैं। अब तो तुझे तेरे 15 साल पुराने सवाल का जवाब मिल गया ना भजन। अब जिंदगी में आगे बढ़, अब तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दे। और अब मेघा ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस नए सवाल के पीछे मत पड़ जाना। वास्तव में वो क्या और कौन सी चीज है जो प्रेमियों में समझदारी पैदा कर सकती है? अभी कुछ महीने पहले इंटरनेट पर कुछ लोग बोल रहे थे कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। ये एक व्यक्तिगत विचार है और इसका ना तो हम समर्थन करते हैं और ना ही खंडन। ये आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ इस जघन्य अपराध में शामिल किरदार 14 सालों तक कभी रोशनी में नहीं आए, लेकिन एक लाश सामने थी जो देखने में हूबहू मृतक महिला की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत ही बुरी तरह जली हुई हालत में। ऐसे मामले में मृतक महिला का डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए था। इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए थी कि मेघा से मिलती जुलती हुई लाश वाकई में मेघा की ही थी या नहीं। इस तरह का अपराध मायूसी देता है और हर तरफ से खामोशी से तबाही ही लाता है। किसी की लाश पर खुशियों की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ।
और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली बार मुझे फोन किया तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इसे तुम धमकी ही समझना। मैडम, शिखर साहब ने आपको बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है उन्हें। शिखर साहब से कह दो कि मैं घर के लिए निकल गई हूँ। मैडम, आप जानती हैं मैं साहब से कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैम, आज तो आप बुलाना ही भूल गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने आपको जाते हुए देख लिया। जानवी, आज मुझे कुछ काम है, तुम कैब ले लो। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। सी यू टुमारो। गुड नाइट। नाइट। देविका ऑफिस से निकल गई। वाह, क्या खुशबू है देविका। कैसी लगी डिश? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। बस तुम घर जल्दी आ जाओ, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। पुरुषोत्तम, तुम खा लो, मैं शिखर के साथ खा चुकी हूँ। देविका, पूरे दिल्ली में तुम्हें ऐसा लजीज चिकन कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वीट हस्बैंड बनने वाला ड्रामा बंद कर दो। तुम चाहे जो कर लो, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं। आज तक मैंने तुम्हारी हर घटिया हरकत नजरअंदाज की, लेकिन इस बार तुमने हमारी प्रॉब्लम्स पे विद्युत को लाकर ठीक नहीं किया। तो मैं और क्या करता? तुम तो मेरी बात मानने से रोकी। मुझे लगा कम से कम तुम अपने बेटे की बात तो मानोगी। तुम अपनी मनमानी करती हो, बेटा यहाँ पे अपनी मनमानी करता है, और मैं तो यहाँ पे। हाँ, ठीक से बताओ। मैडम, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, देखा तो बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी थी। पास आकर देखा तो यहाँ पर लाश पड़ी थी। मैडम, लाश देखकर हम लोग डर गए और सीधा आपको कॉल किया। मैडम, हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, क्या हम जा सकते हैं? बाबू, छोटू, तुम लोग नहीं जा सकते। शायद आपको तुमसे बात करनी होगी। मैडम, सर, बॉडी की उंगली पर रिंग के निशान और रिंग गायब है। कपड़ों से और उंगली से लग रहा है कि किसी अच्छे घर की, पर बॉडी पर एक भी ज्वेलरी नहीं। ज्वेलरी उतारी गई। पर्स मिला है लेकिन कैश भी गायब। लेकिन आईडी कार्ड मिला है। विक्टिम का नाम देविका शर्मा है और बिजनेस कार्ड भी मिला है। शिखर कंस्ट्रक्शन पे मैनेजर। मोबाइल मोबाइल मिसिंग है।
तो चोरी का मामला लग रहा है। शिखर कंस्ट्रक्शन में फोन करके इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ये वीरान जगह बहुत सोच समझ के चुनी गई है। लुटेरा पहले से घात लगाए बैठा हो। तो लाश गाड़ी से इतनी दूर, हो सकता है ये बाहर निकलकर 4-5 कदम आगे आई हो। लुटेरे ने किसी बहाने से देविका की गाड़ी को रोका हो। जैसे ही देविका कार से उतरकर बाहर आई हो, लुटेरे ने अटैक किया हो। गहने छीनने की कोशिश की होगी। इसी छीना झपटी में लुटेरे ने गुस्से में चाकू चला दिया। बॉडी से सारे गहने उतारे गए, पर्स से पैसे निकाले गए और मोबाइल में से। लेकिन गाड़ी में लैपटॉप है सर, लुटेरे लैपटॉप क्यों छोड़ेंगे? लैपटॉप की कीमत तो मोबाइल से ज्यादा मिलती। देविका, 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 ये सब क्या हो गया? सर, किसने किया ये मेरी देविका के साथ? देखिए, फिलहाल तो यही लग रहा है कि लूट के इरादे से ही देविका जी की गाड़ी को रोका गया होगा और शायद छीना झपटी में लुटेरों ने चाकू चला दिया। वैसे इतनी रात गए आपकी बीवी यहाँ कहाँ से रही थी? काम से आ रही थी। अभी कुछ घंटों पहले मेरी बात भी हुई थी देविका से। हम साथ खाना खाने वाले थे। देविका जी की किसी से कोई दुश्मनी? शिखर से देविका नहीं रही, छोड़ के चली गई वो। मैं शिखर बवेजा, मुझे देविका को देखना है। सर आइए आप, मैं ले चलता हूँ। शिखर बवेजा मतलब शिखर कंस्ट्रक्शन के मालिक, राइट? जी सर, मेरी मम्मी के बॉस। बॉस होते हुए रातों रात दौड़े चले आए। काफी मानते होंगे देविका को। शिखर बवेजा बहुत बड़े आदमी है सर, और बड़े लोग सिर्फ अपने आप को मानते, जो मन में आया करते। इतनी बेरहमी से मारा है देविका को। मैं बाहर हूं, मुझसे देखा नहीं जाता देविका को इस हालत में। पुरुषोत्तम जी, याद करिए, देविका का किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई अनबन रही हो? जी नहीं, देविका तो अपने काम से काम रखती थी। उसके लिए तो उसका अपना घर और उसकी जॉब, बस यही उसकी दुनिया थी। शिखर जी, देविका आपके साथ काम करती थी। कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अक्सर दुश्मनियां हो जाती हैं। क्या देविका की जान को किसी से खतरा था? खतरा मुझे था, दुश्मन मैंने पाले। और देविका पर इस तरह से हमला। तो हो सकता है आपके दुश्मनों में से किसी ने आपको चोट पहुंचाने के लिए ये सब किया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शिखर बवेजा को चोट पहुंचा सके। अगर फिर भी अगर किसी ने ये जुर्रत की है तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप उन्हें गिरफ्तार कर लें। आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, और वो भी जल्दी। भाटिया, बात हम तक तो नहीं आएगी ना? नहीं सर, कोई मुंह नहीं खोलेगा। जिसने देविका का भरोसा तोड़कर हमसे हाथ मिला लिया, उस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। उसे को संभल कर। अविनाश, ये न्यूज़ देखी तुमने? रोहित, ये तुम्हारा टिफिन। आज लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऑफिस के बाद लॉयर से मिलने जाना है। वो शिखर बवेजा के खिलाफ जो केस है वो। शिखर बवेजा के बजाय सिर्फ पापा भी तो कह सकती हो। मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, केस वापस ले लो। घर के झगड़े घर में सुलझाए जा सकते हैं, इसके लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? रोहित, मुझे देर हो रही है। हेलो, सिद्धांत चाचा। प्रगति बेटा, अब तुम्हारी माँ अपने घर जा सकती है, क्योंकि रास्ते कांटा हट चुका है। मतलब? देविका नहीं रही।
ये क्या बोल रहे हैं आप? अब बुरे का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। बहुत भयानक मौत मरी देविका। अच्छा, जाके सावित्री भाभी से बात करो कि उनकी प्रार्थना सफल हो गई। माँ से? जी जी चाचा। सावित्री दीदी तो देविका नहीं रही। शिखर कंस्ट्रक्शंस की मैनेजर देविका शर्मा की हत्या पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोग वाकई देविका की मौत से दुखी थे और कुछ लोगों को राहत महसूस हुई थी। देविका शर्मा की जिंदगी के कई पहलू अभी सामने आने बाकी थे। उसके निजी और व्यावसायिक रिश्ते, उन रिश्तों के समीकरण, उनकी पेचीदगियां, इन सब से गुजरने के बाद ही इस बात का जवाब मिलने वाला था कि आखिर देविका शर्मा को किसने और क्यों मारा। जैसा कि मैंने इनिशियल रिपोर्ट में बताया, हमला अचानक हुआ, विक्टिम को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला, इसलिए आपको कोई रेजिस्टेंस मार्क नहीं मिली। जी, वार काफी ब्रूटल था, चाकू को पेट में घुसा के घुमाया गया था। किसी पेशेवर का काम लग रहा है। मुमकिन है सुपारी दी गई होगी और हमलावर का इरादा जान से मारने का ही रहा होगा। कि अगर चोरी का इरादा होता तो लैपटॉप क्यों छोड़ती? जो गहने लूटे गए वो काफी कीमती थे। देविका के पति पुरुषोत्तम ने बताया कि गहने 1-1.5 लाख के थे। और कैश कितना था? कैश तो 2-3 हजार से ज्यादा नहीं रखती थी, लेकिन मोबाइल 80 हजार का था। IMEI ट्रैकिंग पर डालने के लिए बोल दिया है। उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड ऑफ करो। जैन सर। जी सर। यस सर, मैं अपडेट करता रहूंगा सर। थैंक यू। विष्णु सर, ये शेखर बवेजा हम पर प्रेशर डलवाना चाह रहा है। सर, देविका के पति पुरुषोत्तम से ज्यादा तो इसका बॉस शेखर बवेजा उछल रहा है। विद्युत बेटा जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे मीटिंग के लिए पहुंचना है। शिखर अंकल वेट कर रहे होंगे मेरा। चाबी कहाँ रख दी मैंने? मम्मी, चाबी। आप भी ना दिन पे दिन भुलक्कड़ होती है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप ना मुझे एक बाइक दिला दो, फिर ना मेरी वजह से आपको देर होगी और ना शेखर अंकल को आपकी वजह से। अच्छा बहाना है बाइक लेने का। चलो जल्दी। मम्मी तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं तो कभी 60 की स्पीड भी क्रॉस नहीं करता और सारे ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करता हूँ। और ये मत सोचना किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए बाइक मांग रहा हूँ। अच्छा, तो फिर बाइक लेने का फायदा ही क्या? ये मेरी बाइक की चाबी। तुम्हारा एडवांस बर्थडे गिफ्ट। यस, यू आर द बेस्ट मम्मी, माय सुपर मॉम। विद्युत बेटा, कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना, आप खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा पाऊंगा? हाँ? अच्छा बेटा सुन, शिखर सर से मेरी बात हुई। क्या? आप सबसे पहले तो ये शिखर सर बोलना बंद करो। वो मम्मी के बॉस थे, आपके बॉस नहीं। और क्या जरूरत थी आपको उनसे बात करने की? उनकी मनमानी की वजह से ही तो ये सब बिगड़ा था। बेटा, बड़े लोग मनमानी करते हैं क्योंकि उनकी मनमानी चलती है। और तू पुरानी बातें भूल जा। शिखर सर ने कहा है तू चाहे तो वहां फिर से काम शुरू कर सकता है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या पापा? आपके अंदर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? विद्युत बेटा, कुछ खा तो ले। ठीक है कमिश्नर साहब, आई होप आपके ऑफिसर्स आपके किए हुए प्रॉमिस को निभाएंगे। थैंक यू सर। मैं आप सभी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देविका अब नहीं है, लेकिन ये कंपनी है और ये कंपनी जितनी मुझे अजीज है उतनी ही देविका को भी थी। शिखर कंस्ट्रक्शंस का नाम हमेशा शिखर पर ही रहना चाहिए। यही देविका को हमारी श्रद्धांजलि होगी। जानवी, देविका की जितनी भी फाइल्स हैं मेरे केबिन में लेकर आओ। जी सर। देविका, हम शिखर कंस्ट्रक्शन में पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। तुम्हारा पेपर वर्क, तुम्हारा क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कमाल का है। मैं और शेखर भैया तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी मानो तो तुम डेस्क जॉब को ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि लैंड डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का काम तुम्हें सूट नहीं करेगा। प्रधान बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा विद्युत अभी छोटा है और घर और काम को एक साथ एडजस्ट कर पाना आसान नहीं है। इसलिए जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही काम हाथ में लो। सर, मेरी कैपेसिटी मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? लेकिन टाइम कैसे मैनेज करोगी देविका? दोनों में से एक के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा और मुझे डर है कहीं वो मेरा बिजनेस ना हो। सर, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों की तरह शिखर कंस्ट्रक्शंस को शिखर तक पहुंचाना अब मेरा भी सपना है।
सर देखते ही देखते देविका शर्मा 10 साल के अंदर ही शिखर कंस्ट्रक्शन की सेकंड बॉस बन गई थी। देविका शर्मा का डिसीजन मतलब फुल एंड फाइनल। उस पर फिर शिखर बावेजा भी कोई सवाल नहीं उठाता था। ये शिखर कंस्ट्रक्शन शेखर बवेजा और उसके भाई सिद्धांत बवेजा ने मिलकर शुरू किया था। तो अगर देविका सेकंड बॉस थी, सिद्धांत क्या था? सर सिद्धांत की स्टोरी में ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है। इनफैक्ट सिद्धांत ने ही देविका को जॉब पर लगवाया था, लेकिन देखते ही देखते देविका इतनी आगे बढ़ गई कि शिखर अपने सगे भाई से ज्यादा देविका पे भरोसा करने लगा था। देविका, जवाब दो, कितने रुपए खिलाए तुमने टेंडर प्राइस जानने के लिए? सीधे से कहिए ना, रिश्वत दी, सिंपल। इसका मतलब तुम मानती हो कि तुमने रिश्वत दी? जी दी। शिखर भैया, क्या रिश्वत आपके कहने पे दी गई? सिद्धांत, तू मेरा भाई है, तेरे को यहाँ काम करना है तो कर, लेकिन देविका के फैसलों पर उंगली मत उठाना। आजकल सिद्धांत गाजियाबाद में छोटा मोटा ब्रोकर है। तो मतलब देविका और शिखर बवेजा के भाई सिद्धांत में खटास तो थी, पर इतने अरसे बाद बदला लेने का लॉजिक बनता नहीं। ये देविका का पति पुरुषोत्तम और बेटा विद्युत, उन पर क्या इन्फॉर्मेशन? 2 दिन दीजिए, पूरी हिस्ट्री निकाल के देती हूँ। जल्दी बता कर। देविका के जाने के बाद क्या हाल है शिखर भाई साहब के? पुलिस तो आएगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पुलिस को सब कुछ बताना होगा। अविनाश, बेहतर यही होगा कि पहले तुम शिखर सर से बात करो। शिखर सर मेरी बात नहीं सुनेंगे। अपना भाई, अपनी बीवी, अपनी बेटी, उनकी नहीं सुनी, मेरी क्या होगा? तो और क्या रास्ता है? सर, हमें मम्मी की बॉडी कब तक मिलेगी? 2 दिन में मिल जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने पापा के बजाय शायद मम्मी के ज्यादा करीब थे। जी सर, इनफैक्ट मैं तो मम्मी को सुपर मॉम कहता था। घर, ऑफिस, मेरी पढ़ाई सब अकेले ही मैनेज कर लेती थी। और देविका को नौकरी भी अच्छी मिल गई थी। शिखर सर बड़े अच्छे इंसान हैं। जब विद्युत छोटा था और कभी बीमार पड़ जाता था तो वो फौरन ही देविका को छुट्टी दे देते ताकि वो विद्युत का ख्याल रख सके। आप भी तो ख्याल रख सकते थे ना पापा? सर, ये देविका की फोटो, यही ज्वेलरीज वो रेगुलर पहनती थी। उस रात भी देविका ने यही नेकलेस और ईयररिंग्स पहने थे। रिंग की फोटो नहीं है? देविका के हाथ से रिंग भी तो गायब थी। वो रिंग देविका को 1 महीने पहले ही शिखर सर ने गिफ्ट दी थी। काफी महंगी थी। काफी दिलदार बॉस लगते हैं शिखर बवेजा जी। विद्युत का इस साल ग्रेजुएशन हो गया तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए उसे फौरन अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी, लेकिन इसने पिछले महीने छोड़ दिया। छोड़ क्यों दे? सर, मेरा मन नहीं लगा। हमारी मम्मी 10 साल से वहाँ काम कर रही थी। वो इतने दिलदार किस्म के बॉस हैं। हमारी मम्मी को महंगे महंगे तोहफे देते थे। कोई एहसान नहीं करते थे। इनफैक्ट मेरी माँ ने उनके ऊपर एहसान किया था। अपनी जान दांव पे लगाकर उनकी जिंदगी बचाई थी। मनोहर, कहाँ हो तुम? पार्किंग से गाड़ी लाने में इतना टाइम लगता है? गेट इट फास्ट, हम वेट कर रहे हैं। देविका, 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 आंखें खोलो देविका। मनोहर, मनोहर, देविका। शिखर बवेजा उस दिन शिखर से भी ऊपर चले जाते और अपनी मनमानी करने के लिए जिंदा ना रहते अगर मेरी माँ ना होती। तुम बार बार एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो, मनमानी। ऐसी क्या मनमानी की थी शिखर बवेजा ने? बिजनेस के नाम पर, पैसे के दम पर किसी का भी प्लॉट अपने नाम करवा लेना। अपनी बेटी से सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ देना क्योंकि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। अपने सगे भाई को बिजनेस से बाहर निकाल देना। अपनी पत्नी और बेटे को घर से निकाल देना। ये सब मनमानी नहीं है तो और क्या है सर? विद्युत बेटा, ये शिखर सर का पर्सनल मामला है। वैसे इस देविका शर्मा की कहानी में शिखर बावेजा का किरदार काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। और पुरुषोत्तम का किरदार काफी कमजोर। घर में माँ बेटे की इतनी तस्वीरें हैं लेकिन पुरुषोत्तम की एक भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ थी इस फैमिली में। शिखर सर के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? वो हमारी मदद करना चाहते हैं। आपको जरा भी दुख नहीं है ना मम्मी की मौत का? इनफैक्ट आपको तो ये दुख सताया जा रहा है कि कहीं जो पैसे आ रहे थे वो आना बंद ना हो जाए। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं पापा? ऐसा बिल्कुल नहीं है विद्युत। मैं भी देविका से बहुत प्यार करता था। दुख भी है उसके जाने का। हाँ, शायद मेरे चेहरे पे दिखता नहीं है क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि देविका मुझे छोड़ के जाने वाली है। फिर भी आप शिखर बवेजा के नाम की ही माला जप रहे, जबकि सबकी वजह भी वही है।
मैं नहीं करने वाला शिखर बावेजा की नौकरी। जी हाँ इंस्पेक्टर, जो रिंग देविका पहनती थी वो मैंने ही दी थी उसको। बिल है मेरे पास और उस पर रिंग की फोटोग्राफ भी है। मैं भिजवा दूंगा आपको। अच्छी बात है, आप हाथ पैर मार रहे हैं। उम्मीद करता हूं किसी नतीजे पर भी पहुंचे। साहब, बुरा ना माने तो कुछ कहूं? अगर आप मालकिन और विवेक बाबा को वापस घर बुला लेते तो। आज बोल दिया मनोहर, दोबारा नसीहत मत देना। आउट। शिखर, अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है। लाल बाग वाली जमीन हमें मिल गई है। ओह माय गॉड, मीर चंदानी को तो अटैक आ जाएगा। देविका, आज बिजनेस की बात। चीयर्स। चल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गुड म्यूजिक, गुड मूड। प्लीज बता दो बात क्या है। खोलो इसे। शादी करोगी मुझसे? बीस 20,000 मिलेंगे इसके। क्या 2 लाख के माल? मेरा मतलब है गहनों का सिर्फ 20,000 रुपए। कुछ ठीक ठाक लगाओ ना। वो क्या है ना, मेरी माँ बीमार है इसलिए बेच रही हूँ। बेसी मिलेगा। मेरे को भी नहीं बेचना है। यहाँ पर पत्थर के दाम पे हीरा खरीदने निकला है कंजूस। बाबू तू है क्या? मैंने बोला था ना तुझे, ये गहने तेरे पहनने के लिए है, बेचने के लिए नहीं। ऐसे गहने पहन के निकलूंगी तो लोग पूछेंगे नहीं क्या मुझे? इसलिए ना इसको बेचने में ही फायदा है। और वैसे भी ये लूट के गहने हैं, समझा? चुप कर पगली, मरवाएगी क्या? और वैसे भी दिल्ली में सिर्फ दीवारों के नहीं, हवाओं के भी कान होते हैं। और अगर गलती से पुलिस ने सुन लिया ना तो दोनों काम से गए। इस कहानी में भी कई मोड़ आने बाकी थे। पुलिस मर्डर के मोटिव को लेकर असमंजस में थी। किरदार कई थे, कहानियां भी कई थी, लेकिन हत्या का कारण अब भी गुप्त था। लेकिन जल्द ही संदिग्धों का पिटारा खुलने वाला था और कई दबे राज सबके सामने आने वाले थे। शुक्रिया मालकिन। कैसे हैं वो? सीकर साहब बहुत अकेले हो गए, लेकिन कभी कुछ जताते नहीं। मैंने उनसे बोला कि आपको और विवेक बाबा को वापस बुला लें, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। पर आप फिक्र ना करें, वो देविका तो अब रही नहीं। साहब एक दिन खुद आपको लेने आएंगे। नहीं जाऊंगा मैं उनके पास। वो लेने भी आएंगे ना, तब भी नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ। चुप रहो विवेक, तुम भी अपनी बहन के जैसी बातें करने लगे हो। उनका ख्याल रखिएगा और ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर देते रहिएगा। जी मालकिन। सर, ये देविका के पति पुरुषोत्तम और उसके बेटे विद्युत का कंप्लीट केवाईसी निकाला है। ये पुरुषोत्तम थोड़ा अजीब कैरेक्टर है। नवाब की तरह जीता है, ना कोई काम ना कोई जिम्मेदारी, बस मटर गश्ती करना, गप्पे लड़ाना, यही उसका काम है। पुरुषोत्तम ने आखिरी जॉब 10 साल पहले की थी और जवानी में जितने भी जॉब किए कहीं पर भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिका है। और देविका से शादी के बाद तो मानो उसने VRS ले लिया हो। उसकी सोसाइटी के लोग उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और विद्युत को? बाप से बिल्कुल उल्टा। बात बात पे पटाखे फूटते हैं उसके दिमाग में। उसके सोसाइटी के एक लड़के ने ही बताया था कुछ दिन पहले माँ बेटे में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या हुआ विद्युत? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? चल मेरे साथ कार में आ जा, तुझसे कुछ बात भी करनी है। शिखर के बारे में? शिखर अंकल बोलो बेटा। अंकल या डैडी? पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया मम्मी। विद्युत गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बात करते हैं। क्यों शर्म आ रही है? अब शर्म नहीं आई जब उसकी दी हुई अंगूठी पहनी आपने? मैं आपको अपनी सुपर मॉम मानता था, अपने अपने बॉस के साथ। बकवास बंद करो, अभी तुम छोटे हो, ये नहीं समझोगे। लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ लो मम्मी, आपको उस आदमी या मेरे में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता आपको उसके साथ। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा, या तो मैं अपने आप को मार दूंगा, या फिर उस शिखर को, या फिर आपको।
विद्युत ने हमें बताया था कि शिखर विवेजा ने अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया था। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से। चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ जाओ, सब जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Get lost। तो मतलब देविका और शिखर विवेजा के बीच में गहरा रिश्ता था, दोनों सीरियस थे। हो सकता है यही देविका के कत्ल की वजह बनी है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरे पति ने मुझे घर से नहीं निकाला है। वो मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए हवा पानी बदलने मैं अपने बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ आई। अब भी वक्त है, जो भी वो बता दीजिए, वरना हम सच तक पहुँच ही जाएंगे। मम्मी ने आपसे जो कहा वही सही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम मामा जी के घर आए। नहीं मैडम, जीजा जी और दीदी में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रॉब्लम थी, पर इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। प्रगति, पुलिस स्टेशन आ सकती हो? लेकिन आपकी माँ और भाई ये दोनों तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। झूठ बोल रहे हैं सब। मेरी माँ, मेरे मामा जी और कुछ हद तक मेरा भाई विवेक भी, सब डरते हैं शिखर बावेजा से। शिखर बावेजा? आप नहीं डरती अपने पापा से? नहीं, मैं किससे नहीं डरती, लेकिन मेरी माँ डरती है, मेरे बाप से, समाज से, उसके आने वाले कल से। तभी तो ये बात को बोल नहीं कर पा रही कि मेरे बाप ने उसको धक्के मार के उसके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देविका तो अब कभी लौट नहीं पाएगी, और देखा जाए तो देविका की मौत से तुम्हें और तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तुम्हारी माँ वापस अपने घर जा सकती है। मेरी माँ इस बात का इंतजार कर रही है कि कब शिखर बावेजा खुद उसको उस घर में वापस ले जाने आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और मेरी माँ तो खुद कुछ करना नहीं चाहती। और जहाँ तक रही मेरी बात, मुझे सिर्फ उस पुश्तैनी घर से लेना देना है जहाँ से उसने मेरी माँ को धक्के मार के निकाल दिया उस देविका की वजह से, जिस पे मेरी माँ का हक है। इसलिए मैंने केस भी किया है। इसके अलावा मुझे शिखर बावेजा से कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी और अपने परिवार की परेशानियों के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? अपने पापा शिखर बावेजा को या देविका शर्मा को? अपनी माँ को। ये मेरी एम्प्लॉय है जानवी, उस रात के बारे में आपको कुछ बताना चाहती है। मैम, देविका मैम अक्सर मुझे अपनी कार में लिफ्ट दिया करती थी, लेकिन उस रात अचानक से उन्होंने मुझे कैब लेने के लिए कहा। जानवी, आज मुझे कुछ काम है, तुम कैब ले लो। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। और जब वो अपनी कार लेकर बाहर निकली तब मैं वहीं पर खड़ी थी, और मैंने देखा कि जैसे ही वो अपनी कार लेकर निकली, उनकी कार के पीछे पीछे एक बाइक भी गई जो अविनाश की थी। कौन है अविनाश? अविनाश हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय था। कुछ दिनों पहले नौकरी से निकाला था उसे देविका ने। कंपनी के साथ फ्रॉड किया था उसने। अविनाश, ये दूसरा टेंडर है जो मीरचंदानी बिल्डर्स ने हमसे कम दाम पर भरा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैम, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? तो फिर डरने की क्या बात है? तुम अपना पासवर्ड बताओ, तुम्हारा ईमेल आईडी चेक करेंगे जैसे दूसरे एम्प्लॉइज का किया। Avinash@123। मैम, आई हैव नो आइडिया ये किसने किया है। आई थिंक मेरा ईमेल अकाउंट हैक हुआ है। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, आउट ऑफ हियर। मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अविनाश ने ही देविका मैम का मर्डर किया है, लेकिन वो बाइक अविनाश की ही थी और शायद चला भी वही रहा था, लेकिन उसने हेलमेट पहना था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। देविका ने मुझे बताया था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी अविनाश उसे फोन किया करता था। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली बार मुझे फोन किया तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मुझे इस अविनाश का नंबर और एड्रेस चाहिए। जानवी, यू कैन गो। शिखर जी, हमने सुना है आपके भाई सिद्धांत ने देविका की वजह से आपका बिजनेस छोड़ा। गलत सुना है। सिद्धांत के जाने की वजह वो खुद था, और वैसे भी ये बात अब पुरानी हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक सिद्धांत ऐसा कुछ कर सकता है। फिर भी अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो जानवी के पास मिल सकता है। इसका मतलब है आप अपने भाई से टच में नहीं हैं? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूं, और आपको भी मेरी यही राय है कि सिद्धांत के पीछे पड़ने की बजाय आप मीरचंदानी बिल्डर्स के मालिक नीरज मीरचंदानी को कुरे दिए। वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं? जी, सालों पहले मुझ पर एक हमला हुआ था, उसी ने करवाया, जिसमें देविका ने आपकी जान बचाई थी। जी,
मीर चंदानी बहुत बड़ा पैंतरेबाज है। उम्र हो चली है मगर दिमाग अब भी दौड़ता है, वो भी उल्टे कामों में। एक आखिरी सवाल, आपके और देविका शर्मा के संबंध? इस बारे में कोई सवाल। आप अविनाश और मीर चंदानी के पीछे लगे। देविका अब नहीं है, उसकी निजी जिंदगी से दूर रही। आपकी पत्नी आपके बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ रहती है। हमने सुना है कि आपने खुद उन्हें घर से बाहर निकाला ताकि आप देविका शर्मा से शादी कर सकें। आप जा सकते हैं। पुलिस अभी अभी यहाँ से गई है। जैसा आपने कहा था मैंने अविनाश के बारे में बिल्कुल वैसा कहा है। हाँ, शिखर सर के भाई सिद्धांत का नंबर लेकर गए हैं मुझसे, शायद कोई पूछताछ करनी हो। 6 अगस्त, जिस रात देविका शर्मा का कत्ल हुआ, तुमने से फोन किया था अविनाश? जी, मैंने फ़ोन किया था देविका मैम को। मैं तब उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी फ़ोन लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जिस रात देविका शर्मा का कत्ल हुआ, तुमने ऑफिस से देविका शर्मा का पीछा करना शुरू किया और जैसे ही उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, तुमने उसकी गाड़ी को वहां पर रोका। तुम? और फिर वहां तुमने देविका शर्मा का कत्ल किया और थोड़ी दूर ले जाकर उसकी बॉडी को छोड़ दी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। मैं सिर्फ देविका मैम को मिलकर उनको कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। ऐसी क्या बात थी? देविका मैम, अब यकीन हुआ आपको मेरी बात का? तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। उसी रात देविका मैम को किसने मार डाला। तुमने हमें बेवकूफ समझा। तुम हमें कोई भी झूठी कहानी सुनाओगे और हम यकीन कर लेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, उसमें वो वीडियो भी है जो मैंने देविका मैम को दिखाई थी, फॉरवर्ड भी की थी। सिद्धांत, प्रगति, तुम दोनों एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हो? जब तक तुम्हारे पापा खुद मुझे नहीं बुलाते, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बात आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए कह रही हैं या इस डर से कि आपके सडनली लौट जाने से शिखर बावेजा नाराज हो जाए? प्रगति, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। देखा चाचा जी, बात कैसे घुमा दी। भाभी, आप बेकार का डर रही, हम सब हैं ना आपके साथ। देविका जा चुकी है माँ, कभी कोई कदम तो खुद से उठाया करो। हेलो, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। ठीक, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था चाचा जी? पुलिस ने बुलाया। सर, अविनाश के कॉल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड चेक किए, बिल्कुल क्लीन है। शिखर कंस्ट्रक्शन से फोन आया था। जानवी बिना बताए ऑफिस से चली गई और फोन भी बंद है। मतलब अविनाश की बात सही निकली? जानवी का फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया है। शिखर बावेजा के भाई सिद्धांत बावेजा, उसको भी यहाँ बुला लिया है। ये जानवी बड़ी चालाक निकली। बड़ी चालाकी से इसने देविका का विश्वास जीता और फिर देविका को अविनाश के खिलाफ भड़काया। हमारे सामने भी अविनाश का नाम यही लेकर आई थी। हो सकता है ये शिखर बावेजा को बेवकूफ बना रही और ये सब इसने किया मीर चंदानी के कहने पर। तुम मीर चंदानी से मिलो, मैं शिखर बावेजा के भाई सिद्धांत से बात करता हूँ। मीर चंदानी जी, कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? अब क्या कहूँ सर, लेकिन सच तो यही है कि मेरे सगे भाई शिखर बावेजा ने उस देविका के लिए मुझे बिजनेस से निकाल दिया। तो आपके साथ ये जो नाइंसाफी हुई उसके लिए गुस्सा तो आपको बहुत आया होगा, और ऊपर से शिखर और देविका शर्मा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इतने कामयाब हो गए। कामयाबी एक भ्रम है इंस्पेक्टर। शिखर को लगता है कि वो कामयाब है, देविका को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जरा दोनों के घरों में झांक के देखिए, शिखर अकेला रहता है, ना अपनी बीवी का रहा और ना देविका का। और देविका के साथ क्या हुआ वो तो आप जानती ही हैं। और इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं। देविका की सुपारी देकर आपको क्या फायदा हुआ? सुपारी? मैंने रिश्वत देने के नाम पे कंपनी छोड़ दी और आप सुपारी देने की बात कर रहे हैं? मैं उसूलों वाला आदमी हूँ सर। बिजनेस में उसूल तो आप मानते नहीं। जानवी का इस्तेमाल किया। मेरे बारे में कई सारी अफवाहें फैली हैं मार्केट में, लेकिन ये मर्डर करवाना मेरा तरीका नहीं है। मैं खिलाने पिलाने में यकीन रखता हूँ। देखिए, जानवी ने जो किया अपनी मर्जी से किया और उसकी बराबर कीमत मिलती रही उसे। और जानवी की मदद से नए कॉन्ट्रैक्ट पाने में हम हमेशा शिखर से आगे रहे हैं। तो
देविका को मरवा के मुझे क्या फायदा होगा? सर, देविका के मरने से मुझे कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैं भैया के साथ बिजनेस करना चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि सावित्री भाभी और विवेक वो अपने घर वापस चले जाएं, और शिखर भैया प्रगति को फिर से अपना ले। जब से उसने लव मैरिज किया है तब से भैया ने सारे रिश्ते उसके साथ तोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है देविका शर्मा के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ होगा? शिखर बावेजा। देविका उससे रिश्ता तोड़ना चाह रही होगी और शिखर ने उसके लिए अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। शिखर एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है, उसे मंजूर नहीं कि कोई उसे ना कहे, और इसीलिए उसने देविका को मरवा दिया। शायद देविका का पति पुरुषोत्तम, अगर शिखर भैया और देविका ने शादी कर ली होती तो सबसे ज्यादा नुकसान पुरुषोत्तम को होता, क्योंकि वही है जो अपनी बीवी कमाई पे सालों से पल रहा था। सब अपनी कहानी, अपनी सोच बयां कर रहे थे, सच की राह में झूठ की धूल उड़ा रहे थे ताकि सभी अपना सच ढक सके। लेकिन देविका शर्मा के मर्डर का सच सामने आने वाला था। लालच की वजह से हुई एक चूक इस केस का रुख बदलने वाली थी। 50,000 गिनने में कितना टाइम लगता है? जल्दी करो ना, माँ बीमार है मेरी। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मैंने उस औरत को नहीं मारा था, मैंने बस उसके गहने चुराए थे। अरे बाप रे, क्या हुआ है? अरे देख क्या रहे हो? पुलिस को फोन करो ना। एक मिनट छोटू। अरे दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहे हो? जाते जाते हम गरीबों का भला करके जा रहे तो क्या? पर्स में मोबाइल और पैसे थे, वो छोटू ने रख लिए और अपने गांव बेगूसराय चला गया। मैंने गहने लिए, सोचा कि अपनी बीवी रमा को दे दूंगा। गहने, पैसे सब कुछ लेकर गए, और लैपटॉप वो क्यों छोड़ा था? लैपटॉप जेब में आता नहीं ना, इसलिए छोड़ दिया। वो उस दिन हम लोग आपसे बात कर रहे थे ना, तो गहने और पैसे हमारी जेब में ही थे। और चाकू? चाकू कहाँ था? कौन सा चाकू साहब? हम लोग ने कोई खून नहीं किया, यकीन मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। देख बे, जब तक सच नहीं बोलेगा ना तू यहाँ से जाएगा नहीं। और तेरा पार्टनर छोटू, उसका पता बोल। बोल। तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो? और कहाँ जो शिखर शर्म है। मैंने विद्युत को बहुत मनाया, लेकिन वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहता है। अब पता नहीं कैसे गुजारा होगा हमारा। हाँ ठीक है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ भिजवा दूंगा, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। हमका बहुत बहुत धन्यवाद शिखर सर। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे बगैर रीढ़ की हड्डी वाले आदमी को देविका कैसे मिल गई। ये रिंग कब ली? शिखर ने दी, प्रपोज किया है, शादी करना चाहता है। तुमने क्या कहा? अभी कुछ जवाब नहीं दिया, सोच रही हूँ हाँ कह दूँ। वो विद्युत को अपनाने के लिए तैयार है। और मेरा क्या होगा? पुरुषोत्तम, अपने बलबूते पर चलना सीख लो। मुझे जितना जलील करना है कर लो, पर मुझे छोड़ने की बात मत करना। छोड़ो मुझे पुरुषोत्तम, मैंने कहा छोड़ो। विद्युत की वजह से अभी तक सोच रही हूँ, अगर बात हमारी होती तो कब का डिसाइड कर चुकी हूँ। इस बाबू की धुलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो अभी भी अपनी बेगुनाही की रट लगा रहा। सर, देविका का सामना अविनाश से भी हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला है। बाबू अविनाश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है, और बाबू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं, तो मतलब पक्का ये कोई पर्सनल मामला। पर्सनल मामलों की जानकारी कोई करीबी दे सकता है। साहब मैं जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं विद्युत से बात करूँ, मान जाएगा। वो कह चुका है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो कुछ कर बैठेगा। नादान है विद्युत, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, मैं विद्युत को हर्ट नहीं कर सकती। ये सारा किया धरा पुरुषोत्तम का है। मैंने सोचा था सही वक्त पर विद्युत को सब कुछ बता दूं, लेकिन उस मतलबी ने भाड़ में गया पुरुषोत्तम। अगर वो मतलबी है तो तुम भी तो मतलबी हो। मैंने एक एक करके अपने भाई, अपनी बीवी, अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में कुछ नहीं। तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती। मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया था।
लेकिन तुम्हारी ये हरकत देखकर मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ सारे के सारे रिश्ते अभी तो मैं सावित्री नहीं जो तुम्हारी सारी बदतमीजियां सह लूंगी। सर ये बाबू जिसे आपने पकड़ा है, क्या इसने मारा है मेरी मम्मी को? मुमकिन है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। विद्युत, एक बात बताओ, जब तुम्हें यह पता चला होगा कि तुम्हारी मम्मी शिखर बवेजा से शादी करने वाली है, उस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, गुस्सा भी बहुत आया होगा। जी सर, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सर मुझे तो लगता है ये शिखर बवेजा ने ही मेरी मम्मी को मरवा दिया, क्योंकि मम्मी ने उसे मेरी वजह से मना कर दिया होगा। पर यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा पुरुषोत्तम ने तुम्हारी मम्मी को मरवाया, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी शादी करके शिखर बवेजा के पास चली जाती, तुम्हारे पापा पुरुषोत्तम, उनकी सारी ऐशो आराम खत्म हो जाती। चल बाबू, तेरी छुट्टी। सच में मैडम, वो खूनी मिल गया आपको? हाँ मिल गया, तू जा। वैसे मैडम किसने किया खून? हेलो जी सर, ठीक है मैं अभी आता हूँ। लेकिन खून किया किसने? जी जी, पापा भी यहीं हैं, उनको भी लेके आता हूँ। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपने मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर? सर मेरी मम्मी को किसने मारा है? शेखर जी, आपका वफादार नौकर मनोहर कहाँ? कल शाम से काम पर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लगा। हमारी कस्टडी में। व्हाट? जैसे ही देविका जी ऑफिस से निकली, मैंने बल्ली को एसएमएस किया। हमने पहले से प्लान बनाया था। देविका जी के घर के रास्ते पर एक सुनसान जगह पड़ती है, वहाँ बल्ली पहले से ही घात लगाए बैठा था। हाँ बल्ली भाई, काम हुआ? जब मुर्गी आई ही नहीं तो हलाल क्या करूंगा? क्या? ये कैसे हो सकता है? तूने बोला था कि 15 मिनट लगेंगे, आधे घंटे से यहीं खड़ा हूं मैं। 10 मिनट और रुको प्लीज, वो जरूर आएगी। बाद में पता चला कि अविनाश ने देविका जी का रास्ता रोका था। ये बल्ली कौन है? तुझे कहाँ मिला? बल्ली मेरे गांव का है। कुछ देर बाद देविका जी वहां से गुजरी और किसके कहने पर किया ये सब? मालकिन को उनका घर मिल जाए इसलिए कि हमने ये। सावित्री के कहने पर? नहीं साहब। तो किसके कहने पर? प्रगति, तुम्हें लगता था कि देविका के चले जाने से तुम्हारी माँ को उनका घर, उनका पति वापस मिल जाएगा, इसलिए सब किए? हाँ, और ऐसा हो भी जाता अगर आप लोग बीच में ना आते तो। आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है मुझे। आप लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कोई मनमानी नहीं जैसे शिखर बावेजा ने की मुझ पे, मेरी माँ और मेरे भाई पे। जब मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए तो उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन जब देविका से रिश्ता जोड़ना था तो मेरे भाई और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं। और तुमने मनोहर के जरिए देविका को मरवाने की सुपारी दी। और क्या करती मैं? जिंदगी भर अपनी माँ को रोते हुए उदास देखती। और तुमने मनमानी करने की सोची? चाहे जितना ही मना करूं, पर हूं तो शिखर बावेजा की बेटी ही ना, शायद मनमानी खून में दौड़ती है। शिखर बवेजा ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की, पर देविका का कत्ल करके तुम कातिल बन गई। अपनी तो जिंदगी बर्बाद की ही की, साथ में मनोहर की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। एक बार मुझसे तो कहा होता, हम मिलके तुम्हारे माँ और भाई को संभाल ले। गलती मेरी है, मैंने ही इसकी बात नहीं मानी। हिम्मत करके मुझे शिखर को छोड़ देना चाहिए था। शायद अपने दुख के आगे मैं ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे दुख का मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे प्रगति।
एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने सुपारी किलर बाली को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रगति ने जो भयंकर कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था। क्राइम किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अगर शिखर और सावित्री ने वक्त रहते अपने बिगड़े हुए रिश्ते खत्म कर दिए होते, दोनों अलग हो गए होते, तो शायद प्रगति के मन में नफरत इस हद तक नहीं पनपती और वो नहीं होता जो हुआ। कुछ लोग ये तर्क जरूर दे सकते हैं कि देविका इस परिवार को तोड़ने की जड़ थी, लेकिन किसी तीसरे को दोष देकर यह हकीकत नहीं बदली जा सकती है कि दरअसल शिखर और सावित्री ही अपने परिवार में मची तबाही के लिए जिम्मेदार थे। एक खोखली शादी को सिर्फ इसलिए बरकरार रखना ताकि बच्चे और माँ बाप दोनों एक साथ रह सकें, ये किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, रात 11 बजे सोमवार से शुक्रवार। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।